तो शुरू करते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी का क्विक रिवीजन। ये RS 2023 के प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक सेगमेंट में सीधा सीधा टॉपिक दिया हुआ है डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले मिसाइल्स के बारे में बात करते हैं। ये दो टाइप की होती है, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। जो क्रूज मिसाइल होती है ये गाइडेड मिसाइल्स होती है, और उसके बाद में जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है ये गाइडेड नहीं होती है, ये एक सर्टेन पाथ होता है उसी पे चलती है, लाइक दिस। उसके बाद में जो क्रूज मिसाइल है उसके अंदर जेट इंजन का यूज़ होता है और रॉकेट इंजन का यूज़ होता है बैलिस्टिक मिसाइल में, क्योंकि ये वन टाइम यूज़ होता है। रॉकेट इंजन में एक ईंधन भर दिया जाता है और उस ईंधन की वो जब ईंधन ख़त्म हो जाता है उसके बाद में ये यूज़लेस हो जाता है, इसलिए इसकी जो डेवलपमेंट है, इसकी जो प्रोडक्शन है ये थोड़ी सी महंगी है। उसके बाद में हम स्पीड के बेसिस पे भी इनको डिवाइड करते हैं कि क्रूज मिसाइल होती है वो इनकी स्पीड ठीक ठाक होती है लेकिन रेंज कम होती है, क्योंकि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हम डेवलप नहीं कर पाए हैं कि लॉन्ग रेंज तक हम इस मिसाइल को गाइड कर सकें, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। रडार टेक्नोलॉजी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में हम अगर बात करें बैलिस्टिक मिसाइल की, तो बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है कि हम लॉन्ग रेंज तक इसको भेज सकते हैं, क्योंकि हमें इसके लिए गाइडेड सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है हमें। और दूसरा ये है कि ये एक प्री डिटरमाइंड पाथ होता है, उसी पे चलती है। इसका एग्जांपल है अग्नि और ब्रह्मोस, जो इंडिया और रशिया ने दोनों ने कोलैब करके बनाई है, उसको हम क्रूज मिसाइल के अंदर रख सकते हैं। उसके बाद में अगर मिसाइल्स की बात करें बेसिस, अगर लॉन्च मोड के बेसिस पे बात करें तो हम इसमें चार चीज़ें ले सकते हैं। एक तो लैंड, एक एयर, उसके बाद में हम रख सकते हैं वाटर। तो हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, यानी कि लैंड टू एयर, एयर टू लैंड, एयर टू वाटर, वाटर टू एयर, और लैंड टू वाटर और वाटर टू लैंड, लाइक दिस। तो ये टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं और 6 कॉम्बिनेशन इसके टाइप्स हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग इसकी रेंज की बेसिस पे बात करें तो जो शॉर्ट रेंज होती है ये ऑलमोस्ट मतलब 100 to 150 और 200 के अराउंड इसकी रेंज होती है। हम लोग एग्जैक्टली फिगर की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रखेंगे इस टॉपिक की। उसके बाद में जो नेक्स्ट होता है वो मीडियम रेंज, ये अराउंड 500 से 1000 किलोमीटर की जो रेंज होती है इसकी, उसके अंतर्गत रखते हैं इसको। उसके बाद में जो इंटरमीडिएट रेंज होती है ये अराउंड 2000-3000 किलोमीटर के अराउंड इसकी रेंज होती है। उसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल होती है, यानी कि कॉन्टिनेंट्स जैसे एशिया से यूरोप, या फिर साउथ एशिया से ईस्ट एशिया, या फिर कहीं और। मतलब हम लोग अगर कॉन्टिनेंट्स की बात करें, जैसे 5000 किलोमीटर के बाद में ऑलमोस्ट हम रफली मानते हैं कि एक कॉन्टिनेंट दूसरा स्टार्ट हो जाता है, हम लोग अगर ट्रेवल करें तो उस हिसाब से इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर स्पीड के बेसिस पे, तो ये होती है इसमें सुपरसोनिक, सबसोनिक और हाइपरसोनिक। अब देखिए जो स्पीड होती है वो मैक में काउंट होती है, चाहे हम एयरक्राफ्ट की स्पीड लें या फिर मिसाइल की स्पीड लें। तो जो 1 मैक होता है वो एग्जैक्टली स्पीड ऑफ साउंड होती है, उसके इक्विवेलेंट होता है। तो अगर 1 मैक की बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड होती है 328 मीटर पर सेकेंड, और रफली हम इसको अगर किलोमीटर में काउंट करेंगे तो एटलीस्ट ये हो जाएगा 1238 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया 1 मैक। अब हम 1 मैक के इर्द गिर्द हम देखेंगे कि अगर इससे कम की है स्पीड मिसाइल की, 1238 किलोमीटर पर आवर से कम की स्पीड है, तो ये आएगी सबसोनिक में। अगर 1238 से लेके और 1238 का 5 मल्टीपल टाइम अगर है तो ये आएगी इस सेगमेंट में, यानी कि सुपरसोनिक सेगमेंट में। और उसके बाद हाइपरसोनिक स्पीड है वो 5 मैक से ज़्यादा है, यानी कि 1238 इंटू 5 कर लो, रफली आएगा 6300 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो हाइपरसोनिक स्पीड है मिसाइल की ये 6300 किलोमीटर पर आवर। प्रैक्टिकली सोच के देखिए कितनी ज़्यादा स्पीड है इसकी। तो ये एग्जैक्टली इस स्पीड से अगर ऊपर की है तो वो हाइपरसोनिक स्पीड में आएगा। क्विक रिवीजन करते हैं, इसलिए जल्दी बात करेंगे हम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, IGMDP बोलते हैं इसको। ये 1983 में स्टार्ट किया गया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसके लीडर थे, और 2008 में इसको DRDO ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसमें 5 मिसाइलें हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। उसके बाद में हम पृथ्वी के बारे में बात करते हैं, ये है
डीआरडीओ ने डेवलप किया इसको, ये सरफेस टू सरफेस है, यानी इसका नाम पृथ्वी है, हम लोग इससे इससे डिफाइन करेंगे कि सरफेस टू सरफेस है। याद रखने का एक तरीका है कि पृथ्वी है, पृथ्वी पे सरफेस होती है, तो ये सरफेस टू सरफेस। ये शॉर्ट रेंज की यानी कि बहुत कम रेंज की, इसके 150 से 250 किलोमीटर रेंज है। उसके बाद में ये बैलिस्टिक मिसाइल है। देखो बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में हमने पहले ही जाना था कि इनका एक प्री डिटरमाइंड पाथ होता है और इस पाथ पे चलती है और ये गाइडेड नहीं होती है, इसके अंदर रडार टेक्नोलॉजी नहीं होती है, रॉकेट इंजन का यूज़ होता है और इसका ईंधन एक बार ख़त्म हो गया तो मतलब ये यूजलेस हो जाती है। ठीक है, तो ये इसमें जीपीएस भी है, यानी कि जीपीएस है, यानी कि ये लोकेशन बता सकती है कि हमें किस लोकेशन पे जा रही है और किस में गिरी है। तो पृथ्वी 1 आर्मी के लिए, पृथ्वी 2 एयरफोर्स के लिए और पृथ्वी 3 नेवी के लिए। ये याद रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 1, 2 एंड 3 आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। उसके बाद में जो नेवल वर्जन है इसको धनुष बोलते हैं। और आर्मी ये 2004 में आर्मी को ट्रांसफ़र कर दी गई थी और ये न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने में भी सक्षम है, यानी कि पृथ्वी 2 है वो न्यूक्लियर वॉर हेड ले जा सकती है। बाकी दोनों के बारे में इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है। अग्नि की 5 सीरीज आई थी, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 एंड अग्नि 5। इनकी रेंज जो थी वो इस हिसाब से थी कि देखो लास्ट में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी जो 5000 से लेके 5500 किलोमीटर की रेंज में थी। उसके बाद में 1 से लेके 4 तक की जो थी रफली हम मान सकते हैं कि 1000, 2000, 3000, 4000 के आसपास में इसकी रेंज थी। उसके बाद में इसको अग्नि को जो डेवलप किया था वो डीआरडीओ ने किया था और सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ये भी देखो अग्नि होती है, मान लो सरफेस पे आग लगी है तो वो आग की राख तो यहीं रहेगी, रेलिक्स तो यहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि ये सरफेस टू सरफेस ही है। अगर इसको फेंकेंगे हम अग्नि के अंगारों को तो ये सरफेस पे आके गिरेंगे। तो अल्टीमेटली ये है कि ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। मेरा जस्ट याद कराने का तरीका है ये। उसके बाद है मीडियम, इंटरमीडिएट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल से आप समझ गए होंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो एक प्री डिटरमाइंड पाथ पे ही चलती है, यानी कि प्री डिसाइडेड पाथ पे चलती है और प्री डिसाइडेड पाथ पे चलती है और इनके लिए हम लोग इनको गाइड नहीं कर सकते। हालांकि इसमें जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है और ये अपनी लोकेशन यहाँ से जो जिसने लॉन्च किया है लॉन्चर को भेजती रहती है जीपीएस लोकेशन। हाई टेक गाइडेंस सिस्टम है इसके अंदर, जीपीएस का ही है और कुछ नहीं है खास इसके अंदर। उसके बाद त्रिशूल, ये त्रिशूल क्या है, सरफेस टू एयर है, यानी कि हम नीचे से त्रिशूल फेंकेंगे और ऊपर जाएगा एयर में। ठीक है, तो हम इसको मान सकते हैं ये भी डीआरडीओ के आईजीएमडीपी प्रोग्राम में है। सुपरसोनिक है, यानी कि इसकी स्पीड जो है 1 मैक से 5 मैक है। ठीक है, और उसके बाद में क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या है कि ये गाइडेड, यानी कि इधर से इधर कैसे भी जा सकती है ये, यानी कि इसका पैराबोलिक पाथ नहीं है बैलिस्टिक की तरह। बैलिस्टिक को तो हमने एक बार फेंक दिया, जैसे हमने कंकड़ को फेंक दिया, कंकड़ को फेंका यहाँ गिरेगा, पता है हमें। ठीक है, तो ये क्या है, ये मतलब एक पाथ है उस पर ही चलेगा, यानी कि हमें पता है वहीं जाके गिरेगा। हम इसको छोड़ने के बाद में फायर एंड फॉरगॉट हो जाता है, मतलब हम लोग छोड़ने के बाद में हम भूल जाते हैं कि हम इसको गाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि गाइड कर ही नहीं सकते, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कंकड़ को फेंका तो कंट्रोल कर सकते हैं क्या, नहीं ना, तो वही बात है। उसके बाद में देखो जो क्रूज मिसाइल है वो क्या है, गाइड कर सकते हैं इसको कहीं से भी कैसे भी। इसमें रडार टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। ये 9 किलोमीटर की रेंज, देखो रेंज कितनी कम है। देखो शॉर्टेस्ट रेंज थी बैलिस्टिक मिसाइल की 150 किलोमीटर से 250 किलोमीटर। सोचो ये 9 किलोमीटर की रेंज है, बहुत छोटी है। गाइडेंस सिस्टम इसमें रेडियो एल्टीमीटर लगा है और रेडियो ये रिलेटेड है डायरेक्टली रडार से। ठीक है, उसके बाद में आकाश मिसाइल, ये यूज़ होती है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में भी। ठीक है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी आकाश का मतलब हम आकाश में छोड़ेंगे इसको, यानी नाम से ही आप डिसाइड कर लो कि क्या करने वाले हैं। ठीक है, आकाश में छोड़ेंगे यानी सरफेस से छोड़ेंगे, तो सरफेस से छोड़ दिया और एयर में छोड़ दिया। ठीक है, तो ये सरफेस टू एयर है। सुपरसोनिक है क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, मतलब क्रूज है मतलब इसको गाइड कर सकते हैं। और सुपरसोनिक है, इसका मतलब क्या है, ये इसकी स्पीड 1 to 5 मैक है। उसके बाद में रेंज इसकी बहुत कम है, देखो 30 किलोमीटर है इसकी रेंज थी। त्रिशूल की 9 किलोमीटर, इसकी 30 किलोमीटर। नाग ये एंटी टैंक मिसाइल है, ये कोई सरफेस एयर कुछ नहीं है, ये सरफेस टू सरफेस ये मान लो, क्योंकि टैंक को देखो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी कि क्रूज मिसाइल है एक टाइप की। ठीक है, हम यहाँ से छोड़ेंगे, यहाँ पे मान लो टैंक है, ये कोई टैंक है मान लो। ठीक है, अब यहाँ से छोड़ेंगे सीधा टैंक को हिट करेगी, ये एंटी टैंक मिसाइल है। 4 to 9 किलोमीटर इसकी रेंज है, यानी बहुत कम है, यानी कि क्लोज वॉर में ये हमें सपोर्ट करती है, क्लोज कॉम्बैट में। उसके बाद में जो ये इंफ्रारेड इमेजिंग गाइडेंस सिस्टम, यानी कि इसके अंदर भी रडार लगा हुआ है। ठीक है, और ये देखो इंफ्रारेड का मतलब है कि ये जो ऐसी किरणें हैं
ये नाइट में भी दे सकते हैं, लेकिन देख सकती है। यानी कि जैसे हम लोग यूज़ करते हैं नाइट विजन के ग्लासेज आते हैं, चश्मा आते हैं, ठीक है। नाइट विजन वालों में क्या होता है, इंफ्रारेड होती है, इंफ्रारेड किरणों से हम लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें इंफ्रारेड है, इसका मतलब ये नाइट में भी यूज हो सकती है। उसके बाद में फायर एंड फॉरगॉट है, यानी एक बार इसको छोड़ दिया उसके बाद में भूल जाओ, ये डायरेक्ट हिट करेगी उस पर जाके। उसके बाद नाग मिसाइल कैरियर है, यानी कि कैरियर क्या होता है, जो मिसाइल को ले जाता ट्रक है। ये एक टाइप का कैरियर कुछ नहीं है, ट्रक है। ये ट्रक के ऊपर मिसाइल रखी हुई है, ठीक है, और ये क्या है, उसको ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, ले जाके, ठीक है। यहाँ से इसको लॉन्च भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एयर वर्जन है इसका, ये हेलिना है, हेलीकॉप्टर नाग, ये हेलीकॉप्टर के ऊपर यूज़ में आती है, ठीक है, इसको लगा सकते हैं, ठीक है। और सेंट का मतलब होता है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है, ये भी एंटी टैंक मिसाइल है। नहीं, हमें हेलिना और सेंट याद रखना है कि किसके, ये नाग की ये अगर क्वेश्चन आए कि हेलिना और सेंट आर द पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ मिसाइल, देन वी कैन सेलेक्ट द नाग। नेक्स्ट वन इज ध्रुवास्त्रा, ये इंडियन एयरफोर्स के पास है। देखो इस टाइप के नाम है ना, ये पुराणों में, वेदों में और पुरानी लड़ाइयों में, एंशियंट हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो उसके अंदर यूज होते थे। ध्रुवास्त्रा, वरुणास्त्रा, ठीक है, और विक्रमादित्य, विक्रांत, इस टाइप के। तो ये सब नाम है ना, वो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, यूज़ कर रही है इनके लिए। क्विक रिवीजन है इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। ब्रह्मोस के बारे में देखते हैं। ये ब्रह्मोस ये इंडिया और रशिया ने मिल के बनाई है, यानी जॉइंट वेंचर है इनका। और उसके बाद में ये ब्रह्मपुत्रा और मोस्कोवा जो रिवर है, इसके बेसिस पे इन दोनों के नाम को कोलैब करके इसका नाम रखा गया है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कि इसकी स्पीड है 125 मैक है। और ये क्रूज मिसाइल है, यानी गाइडेड मिसाइल है, यानी कि 2.8 से 3 मैक, ये 1 to 5 मैक के बीच में आएगा। 290 किलोमीटर इसकी रेंज है, यानी कि 290 किलोमीटर तक वॉर कर सकती है वही, ठीक है। उसके बाद में ये एयर, शिप और सरफेस वाटर कहीं से भी यूज हो सकती है, कहीं से भी हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। न्यूक्लियर वॉर हेड को ले जाने में सक्षम है। एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, ठीक है। ये जो सबसे फास्टेस्ट है वर्ल्ड की एंटी शिप का मतलब कोई शिप है मान लो, ठीक है, वो चल रही है, मतलब एक एलियन शिप है मान लो, ओशियन में चल रही है। इंडियन नेवी ने मान लो ब्रह्मोस छोड़ा, ये डायरेक्टली हिट करेगी इसको। ये फास्टेस्ट है वर्ल्ड में, कोई भी ऐसी मिसाइल नहीं है जो इतने कम टाइम में रिएक्ट कर सके। हमने इसको फिलीपींस को दिया है। फिलीपींस एक साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया, किसको, फिलीपींस को। यानी हम ब्रह्मोस का बार बार प्रोडक्शन कर रहे हैं और बेच रहे हैं। इसका मतलब हमारे जो रेवेन्यू है उसमें भी तो वृद्धि हो रही है। चलिए आगे चलते हैं, ब्रह्मोस 2 के बारे में जानते हैं। हाइपर क्रूज मिसाइल है, हाइपरसोनिक का मतलब क्या हुआ, ये क्या है, 5 मैक से भी ज़्यादा की स्पीड है इसकी, ठीक है। देखो डेवलपमेंट हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, क्योंकि पहले 1 से 5 मैक स्पीड थी, अभी 5 मैक से ज़्यादा हो गई है। इसकी रेंज 600 से 800 है, यानी कि क्रूज मिसाइल में इतनी बड़ी रेंज हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। स्पीड इसकी 7 से 8 मैक की है। इसके अंदर स्क्रैम जेट इंजन लगा हुआ है। देखो इंजन के कई टाइप होते हैं, रैम जेट होता है, उसके बाद में स्क्रैम जेट होता है, ठीक है। तो ये बाहर से एम्बियंट एयर को लेगा और उसको इग्नाइट करके, उसको प्रोपेल्ड करके, अलग अलग टाइप के इसमें प्रोपल्सन और जेट टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर बनी होती है, स्क्रैम जेट बोलते हैं जिसको, ठीक है। उसके बाद में फायर एंड फॉरगॉट टेक्निक पे ये यूज होती है। अब K-15 सागरिका है, ये सागरिका नाम है ना, ये सागर से संबंधित है, यानी कि इंडियन नेवी के पास होगी ये, ठीक है। और दूसरा क्या कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल मतलब डायरेक्टली हिट करेगी, अपने प्री डिटरमाइंड पाथ पे जाएगी। और उसके बाद में अरिहंत सबमेरिन है, इसके ऊपर डिप्लॉयड है, ठीक है। और फिर 750 से 1500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इसकी रेंज देखो अच्छी रेंज है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल है तो रेंज हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों को ले जा सकती है। इंडिया 5वां कंट्री है। अगर हम लोग वाटर मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में देखें तो 5वां कंट्री है। हम आगे बात करेंगे ना डिस्ट्रॉयर पे भी ये इस टाइप की मिसाइलें जो है लगी होगी। तो K-6 की मिसाइल की रेंज है 8000 किलोमीटर। देखो अग्नि 5 की रेंज थी 5000 किलोमीटर, ठीक है। और K-6 जो है ये सागरिका, इसकी जो रेंज है वो 8000 किलोमीटर है। सोचो 8000 किलोमीटर है, इमेजिन करो जस्ट, और कुछ नहीं है। ये अरिहंत K-4 को अरिहंत के अंदर, अरिहंत अपने इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर है, INS अरिहंत, उसके ऊपर डिप्लॉयड की गई है। उसके बाद में बातें करेंगे आगे और भी। K सीरीज की मिसाइल्स है, ये है कलाम से संबंधित है। और फास्टर, लाइटर, स्टील्थ एयर। देखो स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है, देखो कोई भी एयरक्राफ्ट है,
ठीक है। अगर एनिमी टेरिटरी में चला गया तो एनिमी का रडार उसे डिटेक्ट करेगा, यहाँ से मिसाइल लॉन्चर उसके लॉन्च करके मिसाइल ठोकेगा और ये कंप्लीटली क्या करेगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन स्टिल टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर ये रडार की पकड़ में ही नहीं आएगा, और रडार की पकड़ में जब नहीं आएगा तो ये डायरेक्टली अपने टारगेट पे हिट करेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा एनिमी टेरिटरी में जो भी टारगेट इसको दिया होगा वो। तो ये स्टिल टेक्नोलॉजी है, ये के सीरीज की मिसाइल में यूज़ की गई है, ठीक है। और ये मतलब जो अग्नि मिसाइल है इसका काउंटर पार्ट है, इससे ज़्यादा फास्टर है, लाइटर है, ठीक है, और स्टील्थर है। उसके बाद में अस्त्रा देखो ये पुराना नाम है, हमने अस्त्र और शस्त्र के बारे में कभी पढ़ा होगा। एयर टू एयर है, अस्त्रा है तो एयर टू एयर, ऊपर से ऊपर ही मार करने वाला। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक का मतलब आप समझ ही गए कि 1 से 5 मैच की स्पीड है इसकी, क्रूज है मतलब गाइडेड है। टैक्टिकल मिसाइल है, तो टैक्टिकल मिसाइल मतलब भाई एक रणनीति बना के हम इसको भेज सकते हैं। ये शॉर्ट रेंज की है 20 किलोमीटर, लॉन्ग रेंज इसकी है 80 किलोमीटर। सुखोई 30M की है जो इंडिया का फाइटर है अभी प्रोमिनेंट एयर सुपीरियरिटी फाइटर। उसके बाद MiG-29 तेजस और रुद्रा UAV है, ठीक है, अनमैन्ड व्हीकल, इसके अंदर इसको लगाया गया अस्त्रा को। उसके बाद निर्भया, ये बहुत सारी मिसाइलें हैं, कंफ्यूज मत होना, और डेली रिवीजन से हम लोग इनके बारे में आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में ये जो 1000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 0.7 से 0.8 मैक इसकी स्पीड है, और कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड लगाने में सक्षम है। लॉन्ग रेंज की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, सबसोनिक मतलब 1 मैक से कम है इसकी स्पीड। उसके बाद में शौर्य है, ये DRDO ने डेवलप करी है, हाइपरसोनिक है, यानी कि 5 मैक से ज़्यादा है इसकी, ठीक है, और 7 से 8 मैक इसकी स्पीड है, 1200 किलोमीटर का है, ठीक है। शौर्य का मतलब शौर्य चक्र में मिलता है ना, बहुत ज़्यादा वीरता, मतलब अगर प्रदर्शित की जाए तो वो शौर्य। हम लोग यही नहीं रुकने वाले हैं, 12-15 मैक की स्पीड की मिसाइल भी बनाने वाले हैं, तो तब परमवीर चक्र का नाम दे देंगे, लेकिन ये शौर्य हमने नाम दे दिया। लैंड वर्जन इसका K-15 है, ठीक है। तो न्यूक्लियर वॉरहेड इसको ले जाने में सक्षम है। उसके बाद में शौर्य जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, DRDO ने डेवलप करी है, ठीक है। इसकी स्पीड है 5000 से 8000 किलोमीटर, ठीक है। इसके अंदर क्रायोजेनिक इंजन यूज़ किया गया है। देखो क्रायोजेनिक इंजन जो होता है इसके अंदर लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज होती है, और लिक्विड हाइड्रोजन जो होती है -283 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूज होती है, और प्लस ऑक्सीडाइजर के रूप में -153 डिग्री सेंटीग्रेड -153 डिग्री सेंटीग्रेड ऑक्सीजन यूज होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है लास्ट में जो धुआं निकलता है ना, जो भी फ्यूल होता है उसका धुआं निकलता है, वैसे इसमें पानी निकलता है फाइनली। तो ये इकोनॉमिक, हम ये सोचते हैं कि इको सेंसिटिव, यानी कि भी भाई एनवायरनमेंट के पर्पज से भी ये बहुत सही है। लेकिन -283 डिग्री सेंटीग्रेड और -153 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ना, इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये फ्यूल के रूप में यूज होता है क्रायोजेनिक इंजन में, ठीक है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी है, उसको क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बोलते हैं, न्यूक्लियर वारहेड को ले जाने में सक्षम है, ठीक है। तो शौर्य मिसाइल है, ये हमने बोल दिया कि पैराबोलिक पाथ में ही ये यूज होगी, पैराबोलिक पाथ, यानी कि अगर लॉन्ग रेंज की है ना तो वो बैलिस्टिक मिसाइल होगी, और बैलिस्टिक मिसाइल मैंने आपको बार बार बताया है कि एक प्री डिटरमाइंड पाथ में ही इसको भेज सकते हैं, इसको गाइड नहीं कर सकते। हालांकि ये अपना लोकेशन बता सकती है, कहाँ अटैक हुआ है वो बता सकती है। देखो पिनाका मिसाइल न्यूज़ में भी थी रिसेंटली, हमने आर्मेनिया और अजरबैजान का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें भी आर्मेनिया को हमने सेल करी है। ये 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है, 12 रॉकेट दाग सकता है 44 सेकेंड में, यानी बहुत कम टाइम में, ठीक है। उसकी Mark 1 और Mark 2 की मतलब लगभग आप मान लो 60 से 75 किलोमीटर है जो मैक्सिमम रेंज है इसकी, ठीक है। DRDO ने डेवलप किया है। उसके बाद रुद्रा M1 है, वो एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी कि जो भी रडार है एनिमी कंट्री का, ये मान लो इंडिया है और इसके पास में कोई एनिमी कंट्री है, यहाँ से इसका रडार है वो रेडिएशन फेंकेगा तो ये वहीं जाके गिरेगी उसके ऊपर, यानी कि इसके रडार के जो रेडिएशन है उसको डिटेक्ट करके ये मिसाइल जो हमने यहाँ से छोड़ी है वो यहीं पे आके हिट होगी। अंडरस्टूड। उसके बाद में इसकी रेंज जो है 0.6 से 2 मैक है, यानी सबसोनिक और हाइपरसोनिक, सबसोनिक और सुपरसोनिक दोनों में मिक्स रेंज है इसकी, ठीक है। उसके बाद में एस्ट्रेट, ये मिशन शक्ति है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो सैटेलाइट है उसको किसी भी मिसाइल से मारना, ठीक है, इस टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। एंटी सैटेलाइट सिस्टम, एस्ट्रेट बोल सकते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने क्या किया, अपनी मिसाइल से अपने सैटेलाइट को हिट किया और हिट करके
मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इंडिया फोर्थ कंट्री बना है ऐसा कि यूएसए, रसिया और चाइना के बाद में ये तीनों ये काम 2007 में ही कर चुके हैं। ठीक है, तो चौथा इंडिया बना है जिसने अपनी मिसाइल सिस्टम से अपने ही जो सैटेलाइट है, कोई पुराना सैटेलाइट होगा उसको मार दिया। ठीक है, और उसके बाद में ब्राक 8 आता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया और इजराइल, देखो इजराइल की जो है ना रडार टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, और इजराइल की रडार टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है, मतलब डायरेक्टली हम कनेक्शन कर सकते हैं क्रूज मिसाइल से। क्रूज यानी कि गाइडेड मिसाइल में रडार टेक्नोलॉजी ही यूज होगी। ठीक है, तो ये क्या है कि एयरक्राफ्ट को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। अनमैन्ड व्हीकल यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसमें एक ऐसा जहाज जिसके अंदर आदमी नहीं बैठा होता, पायलट नहीं बैठा होता, उसके अंदर डायरेक्टली मतलब क्या है कि वो नीचे से ये अर्थ से ही गाइड करते हैं उसको, मतलब सरफेस से गाइड करेंगे और ये अपना काम करके आ जाएगा, चाहे अपना मतलब सर्विलेंस करेगा या फिर कुछ अटैक करेगा। इसकी स्पीड जो है 100 किलोमीटर है। ठीक है, और बराक 8ER इसका जो नेक्स्ट जो वर्जन है, एडवांस वर्जन है, उसमें QRSAM, ये क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ये क्विक रिएक्शन के लिए है और 360 डिग्री कवरेज करती है, यानी पूरा का पूरा एरिया, और मतलब एक बार में कई टारगेट्स को हिट कर सकती है। ठीक है, ये इंडियन आर्मी को दी गई है आकाश मिसाइल को रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वरुणास्त्रा। ये वरुणास्त्रा देखो, इस टाइप के वरुणास्त्रा, सागरिका, इस टाइप के नाम हैं जो नेवी में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये मानते हैं कि वरुणास्त्रा जो है नेवल की कोई टाइप की एक मिसाइल है। ठीक है, ये शिप या सबमेरीन से लॉन्च की जा सकती है। शिप जो होती है वो वाटर के सरफेस पे मान लो घूमती है। ठीक है, और जो सबमेरीन है वो वाटर के सरफेस के नीचे का जो एरिया है इसके अंदर अपना पेट्रोल करती है, और कभी कोई दिक्कत आए तो वो अंदर से हिट करके और ऊपर सरफेस पे कोई भी एलियन शिप है उसको मार देती है। ठीक है, स्टिल्थ सबमेरीन देखो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि स्टिल्थ जो टेक्नोलॉजी है वो रडार की पकड़ में नहीं आती है, और वरुणास्त्रा में ऐसी टेक्नोलॉजी है जो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी को भी हिट कर सकती है। मतलब ये एक एडवांस लेवल की मिसाइल है। 40 किलोमीटर ही रेंज है इसकी, बहुत कम है। उसके बाद में जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यानी कि आदमी इस मिसाइल को कंधे पे रखेगा एक रॉकेट लॉन्चर की तरह, और उसके बाद में यहाँ से इसको लॉन्च कर देगा। ठीक है, ये पोर्टेबल है, लाइट वेट है, और फायर एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी पे है। इंफ्रारेड है, यानी नाइट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अग्नि प्राइम जो है, अग्नि प्राइम को देखो नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है, ये नेक्स्ट जेन, यानी कि एक मोबाइल आता है आईफोन 14, उसके बाद में 14 प्रो मैक्स, आईफोन 15 आएगा ना, तो वो एक प्राइम एडिशन आएगा, मतलब उससे नेक्स्ट जनरेशन वाला। ये अग्नि 1 और अग्नि 2 को मतलब रिप्लेस करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, इसके अंदर गाइडेंस सिस्टम भी है और प्रोपल्जन सिस्टम भी है, यानी कि इसके अंदर जो यूज़ हुआ है ना इंजन, वो प्रोपल्सन सिस्टम का है, यानी कि हाँ, हम इसको गाइड कर सकते हैं और ये रीयूज हो सकता है। ये मोबाइल लॉन्चर से भी मतलब कर सकते हैं, इसको मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद प्रलय, ये DRDO ने बनाया है, शॉर्ट रेंज है, बैलिस्टिक है। बैलिस्टिक पे इतना ध्यान नहीं देना क्योंकि ये गाइडेड तो है नहीं, डायरेक्ट भेजा तो ये अपने पाथ पे जाएगी जो पहले से डिसाइडेड है। उसके बाद में क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, क्वासी का मतलब होता है आधा, यानी कि ये आधी क्रूज है और आधी बैलिस्टिक है। ये स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, मतलब इसलिए इसका नाम देते हैं। लाइक ये मोबाइल लॉन्चर से भी मतलब लॉन्च हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में ये हाइपरसोनिक गाइड मिसाइल। ठीक है, हाइपरसोनिक गाइड मिसाइल में क्या है कि ये सरफेस के बिल्कुल नज़दीक चलेगी, यानी कि ये रडार की पकड़ में नहीं आएगी। अब क्या मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या होता है कि अगर मान लो एनिमी एयरक्राफ्ट आपकी टेरिटरी, ये मान लो इंडिया है, इंडिया को चलो यही मान लेते हैं, ये इंडिया है मान लो। ठीक है, ये इंडिया है। अगर कोई एनिमी एयरक्राफ्ट या मिसाइल हमारी टेरिटरी में घुसता है तो यहाँ पे एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, और इससे हम इसको मिसाइल से हिट करके और यहीं एनिमी टेरिटरी की बाउंड्री पे इसको मार देंगे, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये इंडिया का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, तो जो वर्ल्ड के और बाकी कंट्रीज के पास है, USA के पास थार्ड है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। उसके बाद रशिया के पास S-400 है, इसको इंडिया इंपोर्ट भी कर रहा है। ठीक है, इजराइल के पास में इरोम डोम है। इजराइल एक बहुत, देखो जो डिफेंस टेक्नोलॉजी इसके मामले में इजराइल बहुत बड़ा
बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी के मामले में अपना कद इसका बहुत बड़ा है। एक छोटा सा कंट्री है मेडिटेरियन सी के पास, और इसके पास बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है रडार और डिफेंस टेक्नोलॉजी में। उसके बाद में इंडिया है। हमने क्या किया है, इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसके अंदर हमने क्या किया है, 2 टाइप की मिसाइलें बनाई है। देखो, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, इसकी जो हाइट है, इसकी रेंज है वो 50 to 80 किलोमीटर है। इसका हाइट है जो 15 किलोमीटर है, यानी कि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी बहुत कम ऊंचाई है। देखो, जो एक होती है सीलिंग क्या होती है कि कोई भी फाइटर जेट होता है वो उड़ता है, वो मैक्सिमम सीलिंग यानी कि मैक्सिमम हाइट पे कितना उड़ता है, वो अराउंड 17 to 20 किलोमीटर होती है, यानी कि इससे ज़्यादा वो ऊपर जा ही नहीं सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा ऊपर जाने के बाद में वो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई 15 किलोमीटर है, मतलब हमें मान देखो 17 किलोमीटर से ऊपर जाके वो मिसाइल तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इतनी ऊपर से मिसाइल को छोड़ेगा, मिसाइल की खुद की रेंज भी होती है, वो टारगेट को हिट करने में थोड़ा सा मिस कर सकती है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल शॉर्ट एल्टीट्यूड से यानी कि कम ऊंचाई से मिसाइल छोड़ेगा। तो ये जो है इसकी ऊंचाई है 15 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर तक उड़ते हुए जो फाइटर जेट है उसको हिट करेगी और उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। और ये अश्विन नाम है इसका, अश्विन और अग्नि, ये एयर डिफेंस सिस्टम है इंडिया का, वो है। उसके बाद S-400 है, ये रसिया से हमने इंपोर्ट किया है। ठीक है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, और ये सब प्रकार के मतलब अलग अलग काइंड के, जैसे एयरक्राफ्ट है, मिसाइल है, यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ठीक है, इन सबको 400 किलोमीटर की रेडियस में, यहाँ पे है ना, तो ये 400 किलोमीटर की रेडियस में हिट करेगा और वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, अब इंडियन आर्मी के पास में जो टैंक्स है उनकी बात करते हैं। ठीक है, ये T-72 है, ये बहुत पुराना 1980s में हमने रसिया से इंपोर्ट किया था। ठीक है, उसके बाद में T-19 है, T-90, T-72, T-90 ये भी रसिया से हमने लिया था और 2001 में इसको हमने लॉन्च किया था आर्मी में। उसके बाद में अर्जुन टैंक है, 2004 में हमने इसको लॉन्च किया था। एक कंचन आर्मरर है, मतलब इसके ऊपर की जो लेयर है ना वो इतनी हार्ड है ना कि इसको हिट करने के बाद में ये जल्दी से मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इसके अंदर आदमी है जो सुरक्षित रहेगा। ठीक है, उसके बाद में जो नामिका है, नाग मिसाइल कैरियर, ये टैंक डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं काली 5000। काली का मतलब किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। किलो एम्पियर से आप समझ जाओ ये कोई लेजर गाइड करने वाला है, यानी कि लेजर जो लाइट होती है ना, जैसे हम लोग कहीं बच्चे जाते हैं मेलों में, वहाँ से एक लेजर लाइट लेते हैं और फिर रात में सबको डराते हैं, उस टाइप से वो लेजर लाइट है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि वो लाइट ही आने वाले जो एनिमी एयरक्राफ्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, एनिमी मिसाइल या फाइटर को। अब क्या है, इंडियन एयरफोर्स के बारे में जानते हैं कि हम लोग इनके पास कौन कौन से व्हीकल्स हैं। पहला तो पायलट बेस्ड है, यानी कि पायलट इसको उड़ाते हैं। दूसरा बिना पायलट के, तो बिना पायलट वाले में दो तरीके के हैं, एक बाहर से हमने खरीदे हुए और एक इंडिया में डेवलप किए हुए, और दूसरा बिना पायलट वाले हैं, इसमें भी खरीदे हुए और हमारे स्वदेशी। तो हमने जो बाहर से लिए है ना, वो MiG-21 रसिया से लिया है, MiG-27 भी रसिया से लिया है, MiG-20 यानी मिग सीरीज पूरी रसिया से ली है, Su-30MK भी रसिया से लिया है, मिराज 2000 ये फ्रांस का है, और ये इसी जो डेसाल्ट कंपनी है ना, इसी ने राफेल जो इंडिया का एडवांस्ड वर्जन का 4th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो भी इसी ने हमें दिया है, मतलब इसी ने एक्सपोर्ट किया है इंडिया को। ठीक है, उसके बाद में जगुआर है। जगुआर ये फ्रांस और यूके ने मिलके बनाया है, अटैक एयरक्राफ्ट है, इसमें बॉम्बिंग भी की जा सकती है। उसके बाद हॉक है, हॉक ये ट्रेनर है। हॉक C-130J हरक्यूलस और C-17 ग्लोब मास्टर, ये सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है वर्ल्ड का ही है इवन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कैरी कर सकता है, मतलब मैन पावर को, कुछ सामान को, ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। C-130J हरक्यूलस ये क्या है, शॉर्ट रेंज, मतलब अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इसको जल्दी से कहीं इधर से उधर मिलिट्री का कुछ आइटम है वो लेके जाना है, तो इसको हम C-17 को, यानी कि जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ना, थोड़े सामान के लिए छोटी गाड़ी यूज़ करते हैं और बड़े सामान के लिए बड़ी गाड़ी, तो बड़ी गाड़ी को छोटे सामान के लिए तो नहीं लेके जा सकते, तो वही है। उसके बाद है अपाचे C-17 इज ग्रेटर देन C-130J। ठीक है, उसके बाद है अपाचे USA की बोइंग कंपनी का है, और ये 22 हेलीकॉप्टर इंडिया को दिए गए हैं। अपाचे की जो साउंड है ना, वो बुलेट की साउंड के मतलब इक्विवेलेंट डुग 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 टाइप होती है।
ठीक है, बहुत सुंदर और शानदार। देखो अब हमने जो देखो जीरो डार्क 30 एक मूवी है जिसमें ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, किस तरीके से अटैक हुआ, उसमें अपाचे हेलीकॉप्टर यूज़ किए थे। इसकी जो साउंड है ना वो इतनी प्यारी है, और इसके अंदर ऐसे ब्लेड भी यूज़ किए जाते हैं जो साउंड बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करते, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हेलीकॉप्टर आया और गया। ठीक है, उसके बाद चिनूक, चिनूक ये यूएसए की बोइंग कंपनी से जो अपाचे और चिनूक है इसको लिया है। चिनूक क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पे अगर कोई सामान लेके जाना है तो वो हम लोग चिनूक से लेके जाते हैं। अब देखो अगर चिनूक जो एयरक्राफ्ट अगर हेलीकॉप्टर है उसको देखोगे ना तो उसके ऊपर दो दो पंखे लगे हुए हैं, बड़ा शानदार दिखता है दिखने में, राइट। उसके बाद में MH-60R ये रोमियो हेलीकॉप्टर है, ये अभी तक मिला नहीं है, लेकिन लॉकहीड मार्टिन यूएसए ने क्या किया, मल्टी रोल ऑल वेदर हेलीकॉप्टर, यानी कि अलग अलग टाइप के रोल, अटैक भी कर सकता है, ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है, सामान भी लेके जा सकता है, सब प्रकार के वेदर में, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं, इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट। स्वदेशी में क्या है कि LCA तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, ये 1983 में हमने बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आए थे, सरकारें चेंज हुई, उनकी आइडियोलॉजी चेंज हुई, वो नहीं चाहते थे कि हम लोग इतना पैसा हम इस पर क्यों यूज़ करें। अलग अलग प्रकार की सरकारों के अलग अलग मत होते हैं, वो अपने हिसाब से पॉलिसी चेंज करते रहती है, तो इसलिए ये प्रोजेक्ट है वो डिले हो गया, लेकिन फाइनली 2016 में उसको इंडियन एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस कर दिया गया और MiG-21 को रिप्लेस किया गया इससे। ये MiG-21 1980s के एयरक्राफ्ट है, रसिया से इंपोर्ट किए हुए। ठीक है, लाइटेस्ट एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर एक ही सीट है। उसके बाद में क्या है कि इसका प्रोडक्शन है वो तेजस मार्क 2 का, वो भी 2025-26 तक फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। इसकी जनरेशन 4.5 है, यानी कि हमने क्या किया है, जनरेशन अभी चल रही है 5th जनरेशन। ठीक है, जो USA UK इनके पास में जो एयरक्राफ्ट है ना वो सारे 5th जनरेशन के मतलब ये डेवलप कर रहे हैं, यानी कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी के, जिसमें स्टील्थ होंगे, यानी कि रडार की पकड़ में नहीं आएंगे, उनके पास मिसाइल्स, उसके ऊपर ऐसी वारलोड होगी, न्यूक्लियर कैपेबल वारलोड होंगे कि इतनी जल्दी से हिट कर जाएंगे वो टारगेट को। उसके बाद में हेलीकॉप्टर में बात करें, हेलीकॉप्टर देखो बहुत सारे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाए हैं, यानी HAL ने। ये 1983 में LCA तेजस का प्रोजेक्ट था, उसके बाद में हेलीकॉप्टर का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, और इसमें जैसे ध्रुव हो गया, रुद्रा हो गया, LCS प्रचंड हो गया। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, ये इसके ऊपर नाग और अस्त्रा, ये दोनों मिसाइल, देखो नाग हमें पता है एंटी टैंक मिसाइल है, ये हम सरफेस से ही छोड़ रहे थे अभी तक, लेकिन जो रुद्रा हेलीकॉप्टर है इसके अंदर नाग को हम लोग क्या हेलीकॉप्टर में ही लगा देंगे। मान लो ये हेलीकॉप्टर है, मैंने अच्छा इमेज तो नहीं बनाया है, मान लो हेलीकॉप्टर है, इसके ऊपर नाग मिसाइल हमने लगा दी। ठीक है, तो ये सिर्फ रुद्रा ही काम कर सकता है। अस्त्रा मिसाइल हमने लगा दी, अस्त्रा कौन सी है, एयर टू एयर। ठीक है, नाग क्या एंटी टैंक मिसाइल है। LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, LCH का मतलब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इन्होंने बनाया। ये मल्टी रोल है, मतलब इससे फाइट भी कर सकते हैं, इससे सामान भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, और प्रचंड का फोटो तो आपने देख ही लिया, इंडिजीनियस है यानी कि स्वदेशी है। ठीक है, इसके अंदर शक्ति इंजन लगा हुआ है, देखो शक्ति इंजन है ना, देखो इंजन जो डेवलप करने की टेक्नोलॉजी है ना वो इंडिया के पास थी नहीं, तो हमने इसके लिए क्या होता है कि इंजन में जो मेटलर्जी यूज़ होती है, यानी कि इंजन के अंदर ब्लेड्स यूज़ होते हैं, बहुत सारे मेटल यूज़ होते हैं, अगर वो हाई टेम्परेचर के साथ में अगर विद स्टैंड करता है, यानी कि हाई टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता है, तो वो यूज़ होता है। वो मेटलर्जी इंडिया के पास थी नहीं। ठीक है, तो अब हमने डेवलप किया धीरे धीरे, तो शक्ति इंजन इसमें लगाया LCH प्रचंड में। उसके बाद में अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मैंने बताया था आपको, ये एक टाइप का जो एक जहाज टाइप का होता है। ठीक है, बड़ी शानदार फोटो दिखती है इसकी। तो ये क्या होता है, इसके अंदर पायलट या कोई आदमी नहीं बैठा होता है, इसको ग्राउंड से ही 2 बंदे होते हैं, 2 पायलट होते हैं, वो ग्राउंड से ही इसको मतलब कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इजराइल आपको मैंने अभी बताया था कि कितनी अच्छी इसकी डिफेंस टेक्नोलॉजी है। तो इजराइल से सर्चर को इंपोर्ट किया हमने। ठीक है, और रिकनेसेंस और सर्विलेंस के लिए इसको यूज़ किया जाएगा, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, यानी कि फ़ोटो लेनी है किसी एरिया की। ठीक है, रडार की पकड़ में नहीं आएगा तो फ़ोटो लेके आएगा एनिमी कंट्री की। हेरोन, ये भी इजराइल से हमने लिया है। देखो इंडिया पे ड्रोन अटैक्स होने स्टार्ट हुए थे रिसेंट ईयर में, 2-3 साल पहले, तो इंडिया ने क्या किया कि इस टाइप के अनमैन्ड एरियल व्हीकल लिए ताकि जो ड्रोन्स हैं उनको हिट किया जा सके, और विभिन्न प्रकार के जो एनिमी जैसे टेररिस्ट लॉन्च पैड है उनको हिट किया जा सके। तो इसमें हमें आदमी भेजने की, सर्जिकल स्ट्राइक की तरह आदमी भेजने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यही हिट कर देगा।
ठीक है। तो हमारा चाहे 1-2 करोड़ 3 करोड़ का नुकसान भी हो रहा है, तो कम से कम आदमी की जान तो बच रही है ना। उसके बाद में MQ-9B, ये क्या है, प्रीडेटर ड्रोन है, ठीक है। और उसके बाद में MQ-9 रडार, उसके रीपर ड्रोन, मतलब ये एक वेरिएंट है इसका, MQ-9 रीपर ड्रोन का वेरिएंट है। प्रीडेटर का मतलब होता है, एक पहले होता था जैसे कुछ डायनासोर टाइप का एक जानवर होता था, वो सबको खा जाता था, उस टाइप से। ये 5 टन वार हेड, यानी 5 टन का मतलब समझ रहे हो, 500 किलोग्राम, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, 5,000 किलोग्राम, ठीक है, 5 टन। और उसके बाद में ये 40,000 फीट पे उड़ सकता है, 40,000 फीट, बहुत 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 ऊंचा, 40 आवर तक उड़ सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस में 40 आवर तक, मतलब एक बार हम लोग अगर गाड़ी की पूरी टंकी भरवा लें तो भी 40 आवर तक नहीं चल सकती है, ठीक है। तो ये क्या है कि मतलब इसका एंड्योरेंस, मतलब ये मैक्सिमम 40 घंटे तक उड़ सकता है। इसको सी गार्जियन बोल सकते हैं, इंडियन नेवी के पास में जो वर्जन है इसका, हालांकि जहाज़ तो एक ही है, स्काई गार्जियन है, ठीक है। ये भी परचेज मतलब प्रोसेस में है। अब ये देखिए, इसके अंदर जैसे नॉर्मली जो एयरक्राफ्ट होता है उसके अंदर पायलट यहाँ बैठा होता है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे इनका रडार सिस्टम है, ये दोनों विंग्स है, इससे इससे इसकी फ़्लाइट मैन्यूवरिंग जो होगी वो मतलब कंट्रोल होगी। उसके बाद में ये फिन्स है, अगर ये वर्टिकली मान लो फ्लिप हो गया, ठीक है, फ्लिप हो गया तो ये दोनों इसके गाइडिंग का काम करेगी, ठीक है। ये यहाँ पे पेलोड लटका हुआ है, यानी मिसाइल है, ठीक है। उसके बाद में लक्ष्य है, ये इंडिया ने खुद बनाया है, ठीक है। उसका निशांत है, ये रिकॉन्सेंस और सर्विलेंस के लिए, यानी कि ये पहचानना, उसके बाद में इसके बारे में, किसी चीज़ के बारे में जानकारी रखना, इंटेलिजेंस, यानी कि किसी चीज़ की हम लोग अगर मतलब खुफिया जानकारी लेते हैं तो इसके लिए काम आएगा। उसका रुस्तम है, ये DRDO ने बनाया है, ठीक है, एयर डिफेंस के लिए। ये भी सेम तीनों रोल जो है इंटेलिजेंस के लिए। उसके बाद में DRDO आर्चर, DRDO तब नेत्रा क्या है कि DRDO और आइडिया फोर्ज एक प्राइवेट कंपनी है, इसके साथ में बनाया है, ठीक है। सेम इसका भी इसके अंदर क्या है कि नाइट विजन कैमरा है। अब घातक के बारे में बात करते हैं, ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर ना आदमी नहीं बैठा है, बिना आदमी के हैं, और ये लड़ाई कर सकता है ये जहाज। इससे हम लोग विभिन्न प्रकार की मिसाइल छोड़ सकते हैं, बॉम्बिंग कर सकते हैं। ये स्टिल्थ है, यानी कि दुश्मन देश की रडार के पकड़ में नहीं आएगा। DRDO ने इसे 2025 तक डेवलप करने का प्लान किया है। इसके अंदर कावेरी इंजन है, ठीक है। और उसके बाद में सेम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मिसाइल्स, बॉम्ब्स वगैरह ये यूज़ कर सकता है। तो इंडियन नेवी के पास में क्या क्या है, देखो नेवी के पास में 3 तरह की चीज़ें हैं, एक तो पनडुब्बी, एक युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर। अब एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, जैसे नेवी के पास मान लो बहुत बड़ा जहाज़ है, ठीक है, बहुत बड़ा जहाज़ है, लेकिन इसके ऊपर जहाज़ को भी उतार सकते हैं। फाइटर जहाज़ है, इसके ऊपर उतर सकता है। ये एरिया मान लो लगभग 2 किलोमीटर के आसपास का एरिया होगा, इसके ऊपर 2 किलोमीटर के एरिया की एक रोड टाइप बनी होगी, एक रनवे बना होगा जिसके ऊपर हवाई पट्टी बनी होगी, उसके ऊपर जहाज़ उतर सकता है। यहाँ से जहाज़ आएगा वो सीधा उतर जाएगा। ये एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया। वॉरशिप हो गया, एक बहुत बड़ा जहाज़ है, इसके अंदर क्या है, मिसाइल्स हैं, ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, इसके अंदर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं, मतलब हर तरीके के प्रोटेक्टिव सिस्टम हैं, रडार भी है, सब कुछ है। उसके बाद सबमेरीन, अगर मान लो वाटर, ये वाटर है मान लो, ठीक है, ये कुछ वाटर है और ये वाटर का सरफेस है, तो यहाँ पे अंदर चलने वाली जो मतलब सबमेरीन होगी, अंदर चलने वाला जो भी युद्धपोत हो, मतलब अंदर चलने के लिए जो भी हम लोग शिप का यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं सबमेरीन। ये चारों ओर से ढकी होती है, इसके अंदर है ना सोने के लिए बहुत बहुत कंजस्टेड जगह होती है, मतलब रहते भी इसी में, खाते पीते नहाते सब कुछ इसी में है। और इसी के अंदर एक लॉन्चिंग मिसाइल्स वगैरह लगी होती है, जैसे सरफेस पे कोई एनिमी की शिप आई तो उसको हिट कर सकते हैं। बहुत जल्दी से हम इसको क्विकली रिवीजन करेंगे। न्यूक्लियर पावर्ड सबमेरीन, यानी कि इसके अंदर क्या है कि मतलब न्यूक्लियर वेपन है इसके अंदर, ठीक है। ये हमने स्वदेशी बिल्ड किया, 2016 में कमीशन हुआ था ये, ठीक है। 83 मेगावाट का वाटर रिएक्टर इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है, बिजली प्रोड्यूस करने के लिए। K-15 K सीरीज का K4 मिसाइल्स हमने बात करी थी, ये सबमरीन में यूज़ किया हुआ है। K-15 सागरिका, ये मिसाइल्स हैं जो ये अगर देखो ये सबमरीन है, ये नीचे जाएगी पानी के नीचे, और पानी के ऊपर कोई भी एनिमी की शिप आएगी ना उसको नीचे से हिट कर देगी, ठीक है। ये चक्कर क्लास है।
ये चक्रा सीरीज की ये INS चक्रा है। देखो इंडियन नेवल शिप, ये INS का मतलब होता है, और चक्रा हमने मतलब जो विष्णु भगवान के पास एक चक्र होता था हाथ में, उसको घुमाते थे और सबको मार देता था, उसी टाइप से मतलब चक्रा हमने नाम रखा है। तो ये रसिया से लीज पे लिया गया था 10 साल के लिए, 2012 में लिया, 2021 में इसको वापस भेज दिया। ठीक है, उसके बाद में डीजल पावर्ड सबमरीन देखो दो प्रकार की होती है, एक डीजल पावर्ड होती है, ठीक है, और एक दूसरी जो सबमरीन होती है वो होती है, मान लो अगर क्रूज इंजन लगा दिया उसके अंदर, या क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का इंजन लगा दिया, जो भी इंजन है उसको वाटर के अंदर कैपेबिलिटी वाला कोई भी अलग दूसरा इंजन लगा दिया। तो डीजल पावर्ड में क्या है, कलवारी, सिंधु घोष और शिशुमार, ये 3 टाइप की सबमरीन याद रखना। ये जर्मनी से ली गई शिशुमार, सिंधु घोष ली गई है रसिया से। रसिया ने हमारी बहुत हेल्प की है। उसके बाद में देखो वॉरशिप होती है, एक तो कॉर्वेट, एक फ्रीगेट होती है, एक डिस्ट्रॉयर होता है, एक क्रूजर होता है। अब हम बात करते हैं कॉर्वेट की। देखो ये कॉर्वेट और ये फ्रीगेट। कॉर्वेट सबसे छोटा होगा, फ्रीगेट इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, डिस्ट्रॉयर इससे भी बड़ा होगा। ठीक है, अब क्या कॉर्वेट के अंदर सिर्फ एक ही, मान लो अगर ये दुश्मन की जो शिप है उसको एंटी शिप मिसाइल होगी तो उसमें सिर्फ एक ही टाइप की टेक्नोलॉजी होगी, इसके अलावा और कोई काम नहीं करेगा। अगर इसने मिसाइल छोड़ दी तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन फ्रीगेट होती है, इसके अंदर कुछ रक्षात्मक शैली का सिस्टम भी होता है, यानी कि अगर कोई मिसाइल सामने से आ रही तो उसको हवा में डिस्ट्रॉय करना, या हमने अटैक मिसाइल है उसको लॉन्च कर दिया। लेकिन डिस्ट्रॉयर होता है ना, इसके अंदर रडार भी होता है, मिसाइल एंटी शिप मिसाइल भी होती है, डिफेंस सिस्टम भी होता है मिसाइल का। ठीक है, और इसके अंदर जो डिस्ट्रॉयर होता है इसके ऊपर बहुत सारे लोग भी रहते हैं। मतलब डिस्ट्रॉयर एक तरीके से एक कंप्लीट पैकेज होता है। क्रूजर होता है छोटा सा, मान लो एक हमारे पास एक मोटर बोट जिस टाइप की होती है उस टाइप का क्रूजर होता है। ठीक है, उसके बाद कॉर्वेट जो है, कॉर्वेट में क्या होता है, कोरा का खुकरी, अभय और वीर, मतलब इनको याद करने की जरूरत नहीं है। कॉर्वेट और फ्रीगेट में आपको अंतर बस पता चलना चाहिए। अगर कोई जैसे नीलगिरी क्लास है, ये स्टील्थ है, इसको याद रख लो, ये फ्रीगेट है। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रॉयर में देखो अभी हमने ना आधुनिक टेक्नोलॉजी से 2 डिस्ट्रॉयर अभी रिसेंटली है ना वो नेवी में शामिल किए हैं। ठीक है, विशाखापट्टनम क्लास के, विशाखापट्टनम और मार्मुगांव जो है ना गोवा में एक तटीय सिटी है, मतलब एक कोस्टल एरिया में एक सिटी बना हुआ है मार्मुगांव, इसके नाम पे इसको रखा गया है। और विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम भी मतलब जो वाईजैक जिसमें बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम सबसे बड़ा पोर्ट है। ठीक है, वो उसके नाम पे रखा गया है दूसरा। ठीक है, ये दिल्ली क्लास, कोलकाता क्लास, ये सब इस अलग अगर क्वेश्चन आ जाएगा दिल्ली क्लास और कोलकाता क्लास किससे संबंधित है तो डिस्ट्रॉयर दे देगा, फ्रीगेट दे देगा, कॉर्वेट दे देगा आंसर में। एयरक्राफ्ट कैरियर मैंने आपको बताया था, अभी ये बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट होता है, उसके ऊपर एक हवाई पट्टी बनी होती है, उसी के ऊपर जहाज लैंड करते हैं, यानी कि जहाज उतरते हैं उसके ऊपर, और जहाज उड़ने को बोलते हैं टेक ऑफ। लैंड और टेक ऑफ यहीं से होता है, मतलब एक टाइप से ज़मीन की तरह इस्तेमाल करते हैं इसको। ठीक है, और INS विक्रमादित्य ये रसिया से हमने लिया है, 2013 में कमीशन किया है, 34 एयरक्राफ्ट इसके ऊपर, और 1750 जो सोल्जर है वो इसके ऊपर आराम से एकोमोडेट हो सकते हैं। INS विक्रांत है, विक्रांत ये कोची शिपयार्ड इंडिया ने बनाया है। ये कोची शिपयार्ड जो है ना ये मुंबई में है। ठीक है, और कोची शिपयार्ड है, यहाँ पे शिप्स बनते हैं। तो इन्होंने एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना दिया है INS विक्रांत, ये बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। देखो 34 एयरक्राफ्ट यहाँ पे आ जाएंगे, 1600 नेवी के जो सोल्जर्स है उसके ऊपर मतलब एकोमोडेट हो जाएंगे। INS विशाल है, ये कंस्ट्रक्शन के अंदर है तो इसको ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। INS विराट है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर है एक टाइप से, एयरक्राफ्ट का रनवे है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी है, यानी कि ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करना है, हवा में जहाज़ों को कंट्रोल कैसे करना है, किस एल्टीट्यूड पे उड़ना है, ये सब निर्देश यहाँ से दिए जाते हैं। 1987 में INS विराट को कमीशन किया गया था और 2017 में इसको निकाल दिया गया। यानी कि टेक्नोलॉजी अगर पुरानी हो जाती है तो उसके बाद में हम उसको मतलब निकाल देते हैं। तो थैंक यू सो मच, ये थी हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी, हमने कम्प्लीटली कवर करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कुछ टॉपिक या पॉइंट छूट गया हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। क्विक रिवीजन ज़रूरी है, एग्ज़ाम की डेट नज़दीक है, सो थैंक यू सो मच।